एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी जो शर्मनाक हो जाती है, व्यक्ति का भविष्य अंधकार में हो जाता है। किसी को यदि डॉक्टर ने बताया कि आप एपिलेप्सी के मरीज हैं, आप में सिम्टम्स हैं, तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का भविष्य ही अंधकार में हो गया। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, खेल कूद पता नहीं कर पाएगा या नहीं, शादी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। इसीलिए अक्सर कर हम इस बीमारी को छिपाना शुरू कर देते हैं, ढकना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते ही नहीं इस व्यक्ति को। हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाने से डरने लगते हैं, जो कि उसके अपने कारण हैं। हमें पता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाइयां ऐसी दे दी जाएंगी जो लगभग 5 से 10 वर्ष तो चलनी ही चलनी है। ऐसी अवस्था में डरना स्वाभाविक भी है। एपिलेप्सी क्या है, इसके कारण क्या हैं और निवारण क्या हो सकता है, आयुर्वेद के आधार पर, वैदिक विज्ञान के आधार पर, इसे आज जानने का प्रयत्न करेंगे। एपिलेप्सी या मिर्गी या फिट्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, यह बेसिकली अपस्मार बीमारी कहा गया, अर्थात के स्मरण शक्ति को, याददाश्त को नष्ट करने वाली बीमारी। होता क्या है हमारे ब्रेन में, ये तो हम सभी को पता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो हो रही है ना, पूरे शरीर में। हमारा ब्रेन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है सभी अंगों को। ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है। अब एक नॉर्मल है, जब सीमित मात्रा में है तो ठीक है, फ्लो हो रहा है, उसकी अपनी फंक्शनिंग है, ईश्वर ने उसे बनाया तो कोई कारण है उसका, जिस पर आगे चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में डिटेल में। तो अब सीधा एक समझते हैं, हमारा दिमाग जो है, इस दिमाग में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो वही होता है अक्सर कर। मिर्गी या एपिलेप्सी केवल एक नहीं होती, हमने उसके सिम्टम देखे हैं, सुने हैं, जाना है, पढ़ा है कि यदि व्यक्ति के दांत एक साथ दब जाते हैं, जीभ कई बार कट जाती है दांतों के बीच में आकर, मुंह से झाग निकलने लगता है, व्यक्ति गिर जाता है, अचेत हो जाता है, ना उसको सुनाई दे रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है, उसका दिमाग जैसे बंद हो चुका है, उसकी मुट्ठियां इस तरह से हो जाएंगी। बहुत एक विकराल जो रूप हमने देखा है एपिलेप्सी का, मिर्गी का, उससे हम डरते हैं और उसी को मिर्गी समझते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। मिर्गी कई प्रकार की होती है, जिसमें प्रमुख जो हैं, देखो प्रमुख दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जा सकता है, छोटी मिर्गी और बड़ी मिर्गी। छोटी का अर्थ है जो सीजर है, ये जो झटका लगा, बेसिकली ये क्या हुआ, आपको लगभग मैक्सिमम 30 मिनट्स, आधे घंटे तक का मैक्सिमम ये झटका होता है, जिसको हम सीजर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो सीजर है, जो झटका है, वो जब लंबा होता है तब उसको हम कहते हैं कि ये बड़ी मिर्गी हो गई। और जो अभी मैंने सिम्टम आपको बताए, जो लक्षण बताए, ये सभी लक्षण जब दिखते हैं तब हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी कहते हैं। लेकिन जब कुछ कम समय के लिए, कई बार होता है, आप बात कर रहे थे, अचानक अचानक ब्लैंक हो गए। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, क्लास में टीचर ने कुछ कहा, बच्चा ब्लैंक है, उसे कुछ पता ही नहीं, उसका जैसे वो यहां पर है ही नहीं इस जगह पर, और हमें लगता है ये तो नॉर्मल बात थी, ठीक है, हो जाता है, बच्चा था। कई बार कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट से कम समय का लगभग होता है ये सीजर, छोटा सा झटका होता है, उसमें क्या है, व्यक्ति आंखें उसकी चलने लगी, मुंह चलने लगा बार बार, वो उसे एक एबनॉर्मल एक्टिविटीज उसके नेचर में, बिहेवियर में आपको दिखती हैं, और आप सोचते हैं कि शायद वैसे ही था, किसी का स्वभाव ऐसा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये छोटी मिर्गी है, अर्थात एपिलेप्सी का जो सीजर है वो छोटा सीजर ये है, कम समय के लिए हुआ, कम नुकसान इससे हुआ, लेकिन है एक सीजर ही। अक्सर कर जो हम देखते हैं, सीजर जनरली जो होता है वो युवाओं को होता है। अब आप हैरान रह जाएंगे, युवाओं को क्यों? उसका कारण है, मिर्गी या एपिलेप्सी जो होती है वो सबसे अधिक होती है आपके, जैसा मैंने कहा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वो जब एक्सेसिव हो जाता है ब्रेन में, ब्रेन के किसी पार्ट में स्पेसिफिक,
ऐसा नहीं है पूरे ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में होता है, जिससे हम पता करते हैं कि वो कौन सी मिर्गी, उसके लक्षण क्या होंगे, उसका इलाज क्या होगा, क्या औषधि देनी है। ये हम ये देखते हैं किस हिस्से में, पूरा ये ब्रेन है इसके किस हिस्से में एग्जैक्टली वो हुआ। तो जब अब होता क्या है, युवावस्था में हम, एक तो बड़ा ही अच्छा ट्रेंड चल गया है आजकल, शराब सरकार ने बहुत सस्ती कर दी है और इजीली एक्सेसिबल कर दी है। शराब बहुत अधिक जब आप पीते हैं तो आपका जो ब्रेन है, पहले भी बता चुका हूं, शराब बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी आपको लगती है, बड़ी सुंदर लगती है और टशन लगता है कि आई ड्रिंक स्कॉच, इट इज अ ब्रांड फॉर मी। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन ये जो आपकी स्कॉच है, फलाना धमाका है, ये आपके साइकोलॉजिकल, जो आपका न्यूरोलॉजिकल जो पूरा सिस्टम है उसको हिला देता है, और आपका जो बेसिकली न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, जिससे एपिलेप्सी के सिम्टम आने लगते हैं। युवाओं में विशेषकर मैंने देखा है, अक्सर कर 16 वर्ष से लेकर और 35 के बीच में, ये जो आयु वर्ग है, इनमें बहुत अधिक रहता है क्रेज कि शराब पीजिए, पार्टी कीजिए, अय्याशी कीजिए। ये शराब जो है, इसका मद्यपान बहुत अधिक होने से, अल्कोहल इनटेक बहुत अधिक होने से, रेगुलर होने से, कई बार तो सुबह बियर से शुरू होती है, रात स्कॉच पे खत्म होती है, ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल हम देखते हैं, कई पेशेंट आते हैं मेरे पास। तो ऐसे जो होते हैं युवा, उनमें बहुत अधिक चांसेस होते हैं, 99% अपनी लाइफ में किसी न किसी फेज में एपिलेप्सी के शिकार ये लोग होते हैं। दूसरा सिम्टम, बहुत अधिक दिमाग का कार्य करना। देखो कोई भी मशीन है, उसको आराम थोड़ा बहुत तो चाहिए, है ना, बेचारी थक जाती है। अब ये भी आपकी मशीन है ब्रेन, इसको भी थोड़ा आराम तो दोगे। कई बार क्या होता है, हम एबनॉर्मल वर्क करने लगते हैं। पशु पक्षी कभी मिर्गी का दौरा नहीं होता। पशु पक्षियों में केवल एक ही कारण है, आपके जो पेट्स होंगे, पशु होंगे, उनके पेट में यदि कीड़े हो गए तो मिर्गी का दौरा हो सकता है। मनुष्यों में भी हो सकता है, पेट के कीड़े से भी एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकती है। पशुओं में केवल वही एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि पशुओं का एक सिस्टम है, सूर्योदय के साथ उठेंगे, सूर्यास्त के बाद सो जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल साइकिल है उसको फॉलो अप किया, तो उनका कभी जो ब्रेन है वो आराम से, उसको रेस्ट भी सफिशिएंट मिलता है, वो फंक्शन भी अच्छे से करता है, वो हेल्दी रहते हैं। मनुष्य उसके जब अपोजिट जाता है, कई बार नाइट शिफ्ट जिन लोगों की होती है, या जो स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं, ये रात्रि में बहुत अधिक जागते हैं, बहुत अधिक वर्क करते हैं, 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं, सुबह उसके बाद 2 बजे उठे, दिन में 12 बजे उठे। जब ये लाइफस्टाइल एबनॉर्मल लाइफस्टाइल चलती है तो वहां पर एपिलेप्सी के सिम्टम्स आपको नजर आने लगते हैं। अक्सर कर जितने भी ऐसे लोग हैं, इनमें आप छोटी मिर्गी, जो मैंने कहा, जो छोटे छोटे सिम्टम है, छोटे छोटे झटके हैं कुछ कुछ मिनट के, ये उनमें बड़े आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ी मिर्गी तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली कुछ ट्रिगर्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, अगर वो भी हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें दूसरा है, आपने कहा इसमें अंतर कैसे करेंगे, तो देखिए आयुर्वेद तो 3 ही दोषों पर कार्य करता है, सारी बीमारियां हैं, सभी बीमारियों को 3 दोषों में डिवाइड कर दिया गया है, वात जनित, पित्त जनित और कफ जनित। यानी कि वात से जो होती हैं बीमारियां, वात के डिसबैलेंस से, और दूसरा है पित्त के डिसबैलेंस से, तीसरा है कफ के डिसबैलेंस से। जब वात के डिसबैलेंस से, वात के असंतुलन से एपिलेप्सी का दौरा होगा, वात जनित मिर्गी अपस्मार जिसे आप कहते हैं, उसके एक दौरे से दूसरे दौरे के बीच में 12 दिन का अंतर देखने को मिलता है। पित्त जनित जब होगा, जब पित्त के डिसबैलेंस के कारण, असंतुलन के कारण हो रहा है, तो 15 से 16 दिन का अंतर 2 दौरों के बीच में मिलता है। यदि कफ जनित है, कफ के डिसबैलेंस या असंतुलन के कारण है, तो उसमें आपको 30 से 31 दिन के बीच का अंतर 2 दौरों के बीच में आपको मिलेगा। इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसका कारण क्या है। इसीलिए बहुत आवश्यक है, यदि आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में, आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसको एपिलेप्सी का सीजर पड़ता है, तो आप उसे डरें नहीं, उस समय घबराएं नहीं। कोई ये ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए बहुत घबराना है, आपको उस समय शांत होना है, और आपको कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति के एक एक लक्षण को आप नोटिस करें, क्या लक्षण है उसके। और यदि किसी व्यक्ति को एक बार आया, कई बार होता है पेशेंट को मिर्गी का दौरा हुआ
और उसके बाद वो अवॉइड करता है, बताता नहीं है। पेशाब भी इसमें निकल जाता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। आपका जो मैं लक्षण बताया उसमें कई बार पेशाब भी निकल जाता है, और भी कुछ लक्षण हैं, आगे उसे और डिटेल में बताएंगे आपको। तो जब ऐसा हुआ तो व्यक्ति उसे छिपाता है, वो शर्मनाक स्थिति उसके लिए हो गई। उसके बाद दूसरा सीजर हुआ। अब यहां आवश्यक है, आप घबराओ मत, क्यों शर्म करते हो ये बताओ। लोग तो मर्डर करके, चोरी करके तब भी सीना चौड़ा कर लंदन में और वहां घूम रहे हैं भैया। देश के इतने पॉलिटिशियंस है, सारे चोर हैं, एक भी पॉलिटिशियन आप ढूंढ कर नहीं निकाल सकते जो शरीफ हो, फिर भी सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अरे आपको एक बीमारी है, आपने कोई किसी के साथ गलत कोई हरकत नहीं की है, आपके साथ आपको एक बीमारी हुई है, शरीर में असंतुलन हुआ है, जिसको आप ठीक कर सकते हो। भाई मान लो आपके घर में अब पंखा आप चला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पंखा आपका खराब हो गया, तो क्या करोगे, उसे छिपाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना है किसी को। ऐसा नहीं करते ना हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको कॉल करते हैं, भैया आकर इसको ठीक करो। वैसे ही हमारा शरीर है, ये भी एक मशीन है, कहीं कोई परेशानी हुई तो ठीक है, सीधे डॉक्टर से आप बात करो, जो भी ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट लो, उसको ठीक कराओ। तो शर्मिंदा नहीं होना है। और एपिलेप्सी आयुर्वेद के अनुसार डॉक्टर्स बोलेंगे कि लाइफ टाइम चल सकती है, ये है वो है, आयुर्वेद के अनुसार जो वैदिक ज्ञान है उसके अनुसार एपिलेप्सी की शिकायत अधिकतम 1 से 1.5 वर्ष के अंदर ठीक की जा सकती है। दावे के साथ इस चीज को कहता हूं, यदि आप सही इलाज को फॉलो करते हो, सही स्टेप्स को वहां फॉलो करते हो। 5 साल 10 साल चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती इलाज। इसमें जब आपको पहला दौरा हुआ, पहला सीजर हुआ और दूसरा हुआ, उन दोनों के बीच का जो अंतर था, एक तो उसको आप नोटिस कीजिए। और आपके आसपास कोई व्यक्ति है, यदि वे लक्षण को, मरीज के लक्षणों को देख सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब उसको दौरा हुआ तो उसकी पूरी भाव भंगिमा क्या थी, एक एक चीज को आप नोटिस कीजिए, या फिर उसका वीडियो बना लीजिए इमीडिएटली, और जो भी एक्सपर्ट के पास आप जाएं फॉर डिस्कशन, आप उनको वो वीडियो दिखाएं या वो लक्षण बता सकते हैं। तो ये रहा। दूसरी बात है इसमें, अब एक आ जाता है कि इसका कैसे इसको पता करें। तो देखिए, सबसे अच्छा आजकल एमआरआई आदि, सीटी स्कैन है, ब्रेन का एमआरआई है, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आजकल हैं हमारे पास। तो आप वहां से टेस्ट कराकर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक्टिविटीज है वो किस तरह की हैं ब्रेन में, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या है। उसके अलावा यदि अब एक वहां पर और प्रश्न आ जाता है कि पहले तो एमआरआई और ये होते नहीं थे, तो जब आयुर्वेद की रचना हुई, जब आचार्य चरक आदि ने अध्ययन किया, तो वे कैसे पता लगाते थे। तो इसके लिए मेरे दादाजी वैद्य शिरोमणि डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, उनका एक बड़ा अच्छा नुस्खा था ज्योतिष में, जो वे हमेशा याद करते थे, हमेशा उसको उपयोग करते थे। उन्होंने अपनी डायरी में उसे लिखा, जो मेरे बड़ा कार्य आया। तो बड़ा अच्छा उन्होंने उपाय लिखा कि किसी भी व्यक्ति के यदि लग्न में गुरु हो, यानी कि लग्न में असेंडेंट में, यदि राइजिंग लग्न जो है, उदित लग्न फर्स्ट हाउस, यदि उसमें किसी के जुपिटर बृहस्पति प्लेस्ड है, बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने का मतलब है कि एपिलेप्सी के चांसेस इस मरीज में डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर होंगे। दूसरा उन्होंने सिम्टम वहां पर बताया, यदि सूर्य, चंद्र या बुध, तीनों में से 2 प्लेनेट कम से कम सैटर्न, मार्स या राहु से अफ्लिक्टेड हों, या फिर कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो साइन में बैठे हों, कैप्रिकॉन मकर या आपका वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों, तो उस व्यक्ति की भी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा, जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होती है, जिसकी वजह से, हाइपर एक्टिव ब्रेन होने की वजह से एपिलेप्सी की शिकायत इस व्यक्ति को हो सकती है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है, सीजर्स और स्पाइन आपकी जो है, इनको स्पेसिफिकली सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो यहां यदि सैटर्न का एफ्लिक्शन है तो डेफिनेटली आपको सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, इसका उपाय कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, इसके किसी भी बीमारी के 3 प्रकार के उपाय प्रमुख होते हैं, जो मेनली एपिलेप्सी के केस में हम कहेंगे। तो 3 उपाय प्रमुख है। सबसे पहला है काउंसलिंग। उस व्यक्ति को, क्योंकि अब ब्रेन में इतनी एक्टिविटी हो क्यों रही है, स्ट्रेस है, सीधी सी बात है। देखो, न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ ही चलते हैं, पैरेलली ही वर्क करते हैं।
आपको कहीं ना कहीं एपिलेप्सी के मरीज में स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे होगा, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता है। आप उसके साथ बैठें, उससे बातें करें, उससे पूछें भाई क्यों परेशान हो, क्या चिंता है, क्या शोक है, क्या भय है आपको, जिसके कारण आप इतने परेशान हो, इतने तनाव में हो। सबसे पहले तो स्टेप हो गया काउंसलिंग। दूसरा स्टेप आता है क्वाथ बनाकर। तो इसके लिए औषधियां हैं, उन औषधियों को मिलाकर समान मात्रा में आपने मिलाया और उन्हें मिलाकर आपने पाउडर बना लिया, चूर्ण बना लिया। उसके बाद उसे उबाल कर आप उसका क्वाथ बनाकर पीते हैं, शहद या शक्कर मिलाकर, जिससे एपिलेप्सी ठीक होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन अब इसमें जो क्वाथ है, अधिकतर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैंने देखा वे क्वाथ देते हैं पीने के लिए, काउंसलिंग भी अधिकतर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मरीज ठीक नहीं होता। 2 3 5 10 वर्ष तक आयुर्वेदिक इलाज चलता रहता है, एलोपैथी का इलाज चलता रहता है, कोई फर्क नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि एलोपैथी का इलाज और आयुर्वेद का इलाज की जो चलने की ड्यूरेशन है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब ये हुआ क्यों? उसका कारण रहा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जब हम ट्रेन करते हैं भारत के अंदर, तो यहाँ पर BA MS कराई जाती है, डिग्री ग्रेजुएशन, और उसके बाद में MD कराई जाती है। दोनों में ही एक दोष है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कोई अध्ययन नहीं कराया जाता, ना ही ऋग्वेद का कोई गहन अध्ययन होता। केवल और केवल फोकस किया जाता है आयुर्वेद को, आपको रटना है, तैयार होना है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा दोष है ये। आपको समझना होगा, ऋग्वेद में जहां पदार्थों का ज्ञान दिया, वहीं यजुर्वेद में कर्म के द्वारा उनके उपयोग की बात कही। वहीं सामवेद में उपासना यानी कि काउंसलिंग जो हम करते हैं, काउंसलिंग का सब्जेक्ट कौन सा है? मेन उपासना है, यानी कि सामवेद हो गया। तो सामवेद में मेन काउंसलिंग पे फोकस किया गया है, कैसे ह्यूमन काउंसलिंग करनी है। इवन सामवेद आपको बताता है कि बाय सेल्फ, स्वयं अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, वो भी सामवेद बताता है। बड़े अच्छे वेद हैं हमारे, उनमें ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हमें दिया हुआ है। उसके बाद अथर्ववेद है, उसमें बताया गया गृहस्थ के लिए एक जो व्यवहारिक जीवन है उसमें इन तीनों का ज्ञान, कर्म और उपासना, तीनों का उपयोग कैसे करना है, तीनों में बताया गया। तो इस प्रकार से 4 हमारे वेद हैं। तो जैसा मैंने कहा, औषधियों का ज्ञान ऋग्वेद में दिया गया, लेकिन उसका उपयोग क्या करना है वो बताया गया आपको यजुर्वेद में, यज्ञ के द्वारा। तो वहां बड़ा ये आवश्यक हो जाता है, विशेष औषधियों का एक समूह ऋषि ने बताया कि आप इन औषधियों को मिलाएं, इनको कूट पीस कर इनका चूर्ण बनाएं और प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में यज्ञ करें। जब आप ऐसा करने लगते हैं और यज्ञ समाप्ति के पश्चात आपको प्राणायाम करना है, धीरे धीरे अनुलोम विलोम करीब 5 से 10 मिनट आपको करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ होने लगता है और मैक्सिमम 1.5 ईयर, 1 से 1.5 वर्ष के बीच में, 12 से 18 महीने के बीच में आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं।